Hello and welcome viewers and students. Today we are going to analyze paper 025844 of our series। हमारे प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम करने जा रहे हैं प्रश्न पत्र संख्या 844 का विश्लेषण। पेपर 844 आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल सवाल संख्या 76। अब निर्देश है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। नीचे दिए गए वाक्य के किसी एक सेगमेंट किसी एक खंड में कोई ग्रामेटिकल एरर है या व्याकरणीय अशुद्धि है, वही सेगमेंट वही खंड हमारा आंसर होगा। तो पढ़ते हैं। अ विटनेस हैड सीन अ यूथ परहैप्स एज्ड यंग एज 10 और 11 एक्टिंग सस्पिशियसली। विद्यार्थी ध्यान दे, विटनेस का अर्थ है गवाह या साक्षी। हैड सीन उसने देखा था। अ यूथ यूथ का अर्थ है कोई युवक या कम उम्र का लड़का। परहैप्स शायद, एज्ड जिसकी आयु थी, यंग एज 10 और 11 एक्टिंग सस्पिशियसली जो संदिग्ध या संदेहास्पद रूप से एक्ट कर रहा था, कार्य कर रहा था। वाक्य में एरर कहाँ है? एरर निसंदेह यहाँ है। परहैप्स एज्ड एज यंग एज होना चाहिए था, जबकि ये शुरुआती एज नहीं दिया गया था। विद्यार्थी ध्यान दे, एज के मध्य एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। यंग एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है। बाद वाला एज दिया गया था, शुरुआती एज अनुपस्थित था। हमारा आंसर होगा सेगमेंट सी। परहैप्स एज्ड यंग एज नहीं, एज यंग एज होना चाहिए था। तो उस गवाह ने देखा मात्र या ओनली 10-11 साल के किसी लड़के को जो कि संदिग्ध रूप से कार्य कर रहा था। वाक्य के किसी अन्य खंड में कोई एरर नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77। अब की बार निर्देश है चूज द वर्ड दैट इज ओपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। हमारा निर्देश है हम उस शब्द का पता लगाएं जो प्रश्न शब्द का एंटोनिम है या ओपोजिट है। प्रश्न शब्द है लेजर, जिसका अर्थ होता है फुर्सत या फुर्सत का समय, इंग्लिश में फ्री टाइम। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी वर्क, जिसका अर्थ है कार्य। तो फुर्सत का उल्टा हुआ कार्य वर्क। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन ए वर्शिप का अर्थ है पूजा, प्ले का अर्थ है खेलना और रिटायर है सेवानिवृत्त होना। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78 रीअरेंजमेंट ऑफ सेगमेंट्स का प्रश्न है। इसे हल करने की विधि से आप बखूबी वाकिफ हैं। पहले दिए गए खंडों को पढ़ें और फिर उन्हें सही क्रम में रीअरेंज करें। हमें शुरुआती सेगमेंट इट कुड बी प्राप्त है। उसके बाद PQRS 4 सेगमेंट है जिनको बेतरतीब या रैंडम क्रम में लिख दिया गया है। हम इन्हें पढ़ेंगे और सही क्रम में रीअरेंज करेंगे। तो पढ़ते हैं। इट कुड बी बिकम अ बाईवर्ड। बाईवर्ड का अर्थ होता है पर्याय, किसी चीज का पर्याय हो जाना। मीन्स आपको या उस चीज को उस अर्थ में समझा जाता है। फॉर सुपर ह्यूमन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। सुपर ह्यूमन का अर्थ है परामानवीय, मानव के स्तर से बढ़कर, अलौकिक। इंटेलेक्चुअल है बौद्धिक। एबिलिटी का अर्थ है योग्यता। आर्ग्यूड दैट 1919 was the year when आइंस्टाइन्स नेम, आइंस्टाइन आप जानते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। मेकिंग पॉसिबल द स्मॉल इंडस्ट्री। पॉसिबल है संभव, मेकिंग है बनाना, स्मॉल इंडस्ट्री है छोटा उद्योग। और अंतिम खंड है आइंस्टाइन थीम्ड। थीम का अर्थ है किसी से संबंधित या उस विषय पर आधारित। तो आइंस्टाइन से संबंधित। मर्चेंडाइज का अर्थ है माल या वस्तुएं। दैट स्टिल एग्जिस्ट टुडे, जो कि आज भी अस्तित्व में है। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि आइंस्टाइन से संबंधित, उसके नाम से संबंधित, उनकी थीम पर आधारित कई मर्चेंडाइज यानी माल सामान बिकने लगा जो आज भी है। इतना पढ़ने पर जो हमें दो बेहतरीन लिंक प्राप्त होते हैं वो है QP और RS। सबसे पहले शुरुआती सेगमेंट इट कुड बी आर्ग्यूड। ऐसा तर्क दिया जा सकता है दैट 1919 was the year, 1919 वो वर्ष था when आइंस्टाइन्स नेम, जब आइंस्टाइन का जो नाम था, became अ बाईवर्ड फॉर सुपर ह्यूमन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। बिकेम अ बाईवर्ड यानी ये उसका पर्याय बन गया, लोग उससे जोड़कर देखने लगे। आइंस्टाइन्स नेम बिकेम अ बाईवर्ड, आइंस्टाइन का नाम पर्याय बन गया फॉर सुपर ह्यूमन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, परामानवीय, अतिमानवीय या अलौकिक बौद्धिक योग्यता का पर्याय बन गया। उसके उपरांत खंड होगा आर मेकिंग,
जिसने क्या बना दिया, पॉसिबल द स्मॉल इंडस्ट्री ऑफ, जिसने संभव बना दिया एक छोटे उद्योग को, ऑफ अंतिम खंड मात्र एस हो सकता है, ऑफ आइंस्टाइन थीम्ड मर्चेंडाइज, उस माल की एक इंडस्ट्री बन गई। मर्चेंडाइज है वो वस्तुएं, सामान जो आप बेचते खरीदते हैं। थीम्ड मर्चेंडाइज दैट स्टिल एग्जिस्ट टुडे, और आइंस्टाइन के नाम से जुड़ी हुई एक इंडस्ट्री या एक उद्योग अस्तित्व में आ गया जो उससे जुड़ी हुई वस्तुओं को बेचने लगा, उसके नाम से जो जुड़ी हो, उस थीम पर आधारित हो, दैट स्टिल एग्जिस्ट टुडे, और वो उद्योग आज भी है अस्तित्व में। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो शुरुआती सेगमेंट इट कुड बी के बाद सबसे पहले क्यू, फिर पी और फिर आर और अंत में एस। ऐसा ऑप्शन है मात्र ऑप्शन बी, क्यू पी आर एस, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79 फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न मिला है, पढ़ते हैं। डेविड ऑलवेज केप्ट एन डैश ऑन एनीथिंग दैट माइट पोज अ थ्रेट। विद्यार्थी ध्यान दें, यहां पोज का अर्थ है प्रस्तुत करना और थ्रेट है खतरा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, ईगल आई, जिसे हम वाक्य में लगाकर वाक्य को फिर से पढ़ते हैं। डेविड ऑलवेज केप्ट एन ईगल आई ऑन एनीथिंग दैट माइट पोज अ थ्रेट। विद्यार्थी ध्यान दें, मुहावरा है कीप एन ईगल आई ऑन समथिंग। कीप एन ईगल आई ऑन समथिंग का मतलब होता है बड़ी तेज या पैनी दृष्टि रखना। तो डेविड जो है वो हमेशा पैनी नजर रखता था हर उस चीज पर जो खतरा पेश कर सके या फिर खतरनाक हो सके। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, कैप्टन ईगल आई, बड़ी पैनी दृष्टि रखता था। अन्य ऑप्शंस पे एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है रेड आई, सी बर्ड्स आई और डी शीप आई। कोई भी नहीं, क्योंकि मुहावरा है कीप एन ईगल आई, बांस की दृष्टि रखना या बड़ी तेज नजर रखना, पैनी नजर रखना। तो कीप एन रेड और बर्ड्स और शीप्स आई नहीं हो सकता, ये मुहावरे ही नहीं है जो इस अर्थ में आते हो। और फिर एन के साथ हमें वोवल साउंड का शब्द चाहिए, रेड बर्ड और शीप वो नहीं है। और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि मुहावरा ही है कीप एन ईगल्स आई, अन्य कोई भी ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न मिला है, तो पढ़ते हैं। द वायलेशन और प्रोफेनेशन ऑफ एनीथिंग सेक्रेट और हेल्ड सेक्रेट। विद्यार्थी ध्यान दे, वायलेशन का अर्थ है उल्लंघन, प्रोफेनेशन का अर्थ है अपवित्रीकरण, किसी पवित्र चीज का अपमान, प्रोफेनेशन अपवित्रीकरण। और एनीथिंग सेक्रेट, सेक्रेट का अर्थ है पवित्र या होली, और हेल्ड सेक्रेट, हेल्ड सेक्रेट का अर्थ है जिसे पवित्र माना जाता हो। तो किसी पवित्र चीज अथवा पवित्र माने जाने वाली चीज का उल्लंघन या अनादर या अपवित्रीकरण कहलाता है सैक्रिलेज। सैक्रिलेज के उदाहरण हो सकते हैं जैसे किसी मंदिर आदि में जूते चप्पल ले जाना, मंदिर की मूर्ति का अपमान करना, उसे खंडित करना, या किसी पवित्र धर्म ग्रंथ आदि का अपमान करना, ये सभी उदाहरण है सैक्रिलेज के। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन ए पायस का अर्थ है पवित्र या शुद्ध विचार आदि वाला, सिनोनिम होगा होली। सेक्रमेंट एक बहुत अच्छा शब्द है, विद्यार्थी ध्यान दें, किसी धार्मिक रिचुअल या कर्मकांड या अनुष्ठान को, खास करके क्रिश्चियन धर्म के किसी रिचुअल को कहा जाता है सेक्रमेंट। और अंतिम ऑप्शन होली, आप सभी जानते हैं पवित्र, और ये प्रश्न शब्द सेक्रेट का और ऑप्शन ए पायस का सिनोनिम है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81 निर्देश है सिलेक्ट द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। हमारा निर्देश है हम पता लगाएं प्रश्न शब्द के सिनोनिम या पर्यायवाची का। अट्यून्ड का अर्थ होता है किसी चीज का अभ्यस्त। अगर आप अट्यून्ड हैं किसी लाइफस्टाइल को लेकर तो आपको आदत हो गई है, आप अभ्यस्त हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए अकस्टम्ड। विद्यार्थी ध्यान दें, इसके लिए एक अन्य बेहतरीन सिनोनिम हो सकता है अक्लाइमेटाइज्ड। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें तो उन्हें भी रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन बी स्ट्रेंज्ड का अर्थ है जो अब पराया हो चुका है, मीन्स जिससे अपनापन अब समाप्त हो गया है, स्नेह समाप्त हो गया है। इसके लिए एक अच्छा सिनोनिम हो सकता है एलियनेटेड। तो स्ट्रेंज्ड या एलियनेटेड का अर्थ है जिससे स्नेह या अपनापन समाप्त हो गया है, जो पराया हो चुका है, अपनापन जिससे समाप्त हो गया है। ऑप्शन सी डिसरप्ट का अर्थ है व्यवधान डालना, किसी चीज के होते हुए काम में व्यवधान डालना, एक सिनोनिम होगा इंटरप्ट। और अंतिम ऑप्शन परटर्ब्ड का अर्थ है व्यग्र या व्यथित। अगर आप परटर्ब्ड हैं तो व्यग्र हैं, व्यथित हैं, अनसेटल्ड है। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82 निर्देश है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। नीचे दिए गए वाक्य के किसी एक खंड में कोई ग्रामेटिकल एरर या व्याकरणीय अशुद्धि है, वही हमारा आंसर होगा। पढ़ते हैं। आवर हैंड्स हैव ऑलवेज बीन क्रूशियल। विद्यार्थी ध्यान दें, क्रूशियल का अर्थ होता है बहुत महत्वपूर्ण।
टूल्स फॉर फाइंडिंग एंड ईट फूड एंड हेल्पिंग अस नेविगेट द वर्ल्ड। नेविगेट का अर्थ होता है किसी जगह से होकर गुजरना, ठीक है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। विद्यार्थी ध्यान दें, ईट नहीं ईटिंग होना चाहिए था। सही वाक्य होता आवर हैंड्स, हमारे हाथ हमेशा से हैव ऑलवेज बीन क्रूशल टूल्स। क्रूशल है बहुत महत्वपूर्ण, टूल्स फॉर फाइंडिंग एंड ईट नहीं ईटिंग होना चाहिए था। फॉर के उपरांत हमें जेरेंड चाहिए, फाइंडिंग जेरेंड है, एंड के उपरांत भी वही शब्द होना चाहिए, एक जेरेंड, ईट नहीं ईटिंग, फॉर फाइंडिंग फॉर ईटिंग। फूड एंड हेल्पिंग अस नेविगेट द वर्ल्ड, और हम दुनिया से होकर गुजर सके। वैसे तो नेविगेट का अर्थ होता है नौकायन करना, तो नौका जैसे कहीं से होकर गुजरती है तो हम कहीं से होकर निकलते हैं, अपना काम कर जाते हैं, कहीं से गुजर जाते हैं तो हम नेविगेट करते हैं, यानी संसार में से होकर निकलना। अन्य किसी खंड में कोई एरर नहीं है। आवर हैंड्स हैव ऑलवेज बीन क्रूशल सही है। खंड सी एंड हेल्पिंग अस नेविगेट द वर्ल्ड भी पूरी तरह सही है। विद्यार्थी ध्यान दें, यहाँ भी जेरेंड मिला है, हेल्पिंग, तो ईट नहीं ईटिंग होना चाहिए था। अन्य किसी खंड में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83 निर्देश है इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। अब की बार हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो अंडरलाइन सेगमेंट को सही ऑप्शन से रिप्लेस करता हो। तो पढ़ते हैं, कैन यू हियर द बैंड विच इज प्लेइंग पेट्रियोटिक ट्यून्स। पेट्रियोटिक का अर्थ है राष्ट्रभक्ति वाली, ट्यून्स आप जानते हैं। इन द डिस्टेंस, इन द डिस्टेंस का अर्थ है काफ़ी दूरी पर, बहुत दूर। तो फिर क्या तुम सुन सकते हो उस बैंड को जो राष्ट्रभक्ति की ट्यून्स प्ले कर रहा है काफ़ी दूरी पर। हमारा आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। विद्यार्थी ध्यान दें, ट्यून एक नाउन है और हमें उसके लिए एडजेक्टिव चाहिए, तो पेट्रियोटिक ट्यून्स नाउन और पेट्रियोटिक एक एडजेक्टिव है। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। पेट्रियोटिक ट्यूनिंग नहीं ट्यून्स होना चाहिए था। ऑप्शन सी कहता है पेट्रियोट ट्यून्स नहीं पेट्रियोटिक होना चाहिए, हमें एडजेक्टिव चाहिए। और ऑप्शन बी कहता है पेट्रियोटिकली नहीं पेट्रियोटिक होना चाहिए था। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, नो इम्प्रूवमेंट। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84 फिर से वही निर्देश है, अंडरलाइन सेगमेंट को इंप्रूव करें। तो पढ़ते हैं, आई वोंट बोर यू विद द डिटेल्स। विद्यार्थी ध्यान दें, वोंट जो है ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है या संक्षिप्त फॉर्म है विल नॉट की। आई वोंट बोर यू विद द डिटेल्स, मैं ज़्यादा जानकारियां देके आपको बोर नहीं करूंगा, बट यू कैन इमेजिन हाउ फ्रस्ट्रेशन इट वॉज। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। विद्यार्थी ध्यान दें, हाउ फ्रस्ट्रेशन नहीं हाउ फ्रस्ट्रेटिंग। फ्रस्ट्रेशन है कुंठा, जबकि फ्रस्ट्रेटिंग का अर्थ है कुंठाग्रस्त या कुंठा पैदा करने वाला, निराशा उत्पन्न करने वाला या फिर कुंठा जगाने वाला। मैं तुम्हें बोर नहीं करूंगा, मैं तुम्हें उबाऊंगा नहीं ज़्यादा जानकारियां देकर, लेकिन तुम कल्पना कर सकते हो या कर सकती हो, जैसी भी स्थिति हो, कितनी कुंठा पैदा करने वाली या निराशा उत्पन्न करने वाली, अवसाद उत्पन्न करने वाली वो चीज़ थी। हाउ फ्रस्ट्रेशन नहीं हाउ फ्रस्ट्रेटिंग। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। हाउ फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड का अर्थ होता है जो खुद कुंठा से प्रभावित है, हमें है कुंठा देने वाली, कुंठा उत्पन्न करने वाली की ज़रूरत। ऑप्शन डी कहता है व्हाट नहीं हाउ होना चाहिए था कितना। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85 निर्देश है पता लगाएं उस शब्द का जिसकी स्पेलिंग गलत है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। विद्यार्थी ध्यान दें, हेरिंग की सही स्पेलिंग में जी के उपरांत यू भी होना चाहिए था। सही स्पेलिंग होगी HARANGUE। शब्द हेरिंग एक अच्छा शब्द है जिसका अर्थ है कोई लंबा सा उत्तेजक भाषण, तो कोई बहुत लंबा आक्रामक भाषण हो उसे कहते हैं हेरिंग। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन बी एक बहुत अच्छा शब्द है फलेशियस। फलेशियस का अर्थ है भ्रांति पर आधारित या गलती पर आधारित या भ्रामक। गौकी एक अच्छा शब्द है जिसका अर्थ है बेढंगा या अकुशल। इंग्लिश में इसका एक बहुत कॉमनली यूज्ड सिनोनिम है ऑकवर्ड। और अंतिम ऑप्शन डी एरुडाइट का अर्थ है ज्ञानवान, विद्वान, स्कॉलरली या लर्निड। विद्यार्थी ध्यान दें, यहाँ इस शब्द का उच्चारण होगा लर्निड। ऑप्शंस बी, सी और डी में कोई एरर नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही होगा हेरिंग। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86 रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का प्रश्न है जिसे हल करने की विधि से अब आप भली भांति परिचित हैं। दिए गए सेगमेंट्स या सेंटेंसेस को पढ़ें और फिर उन्हें लॉजिकली सही
क्रम में रीअरेंज करें। तो पहले पढ़ते हैं, फिर इन्हें रीअरेंज करते हैं लॉजिकली राइट ऑर्डर में। पढ़ते हैं, द अर्लीस्ट ईयर्स ऑफ अ चाइल्ड्स लाइफ आर क्रिटिकल। शुरुआती वर्ष किसी बच्चे के जीवन के आर क्रिटिकल। क्रिटिकल का अर्थ है वेरी इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण। विद्यार्थी ध्यान दें, यहाँ क्रिटिकल का अर्थ आलोचनात्मक नहीं है, अति महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस इज वाई, इसीलिए एन एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट का यहाँ अर्थ है कोई संस्था आदि, हैज बीन क्रिएटेड, उसे बनाया गया है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ, प्रोटेक्शन है संरक्षण, ऑफ चिल्ड्रन इन दीज क्रूशल ईयर्स। क्रूशल का अर्थ है बहुत महत्वपूर्ण, नोन एज ECCE। ECCE का पूरा फॉर्म होगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आगे बढ़ते हुए, इट इज ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स, ये शुरुआती सालों में ही होता है, द चिल्ड्रन डेवलप द कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का अर्थ है संज्ञान संबंधी, मीन्स समझ संबंधी। कॉग्निटिव है तो दिमाग से आप चीज़ों को कैसे समझते हैं, परसीव करते हैं, उनको कहते हैं कॉग्निशन। एडजेक्टिव हुआ कॉग्निटिव, तो समझ या बुद्धि से संबंधित। फिजिकल का अर्थ है शारीरिक, सोशल सामाजिक, इमोशनल है भावनात्मक, दैट दे नीड टू सक्सीड इन लाइफ, जो उन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। कॉग्निटिव, फिजिकल यानी बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक कौशल जिनकी उन्हें आवश्यकता होगी टू सक्सीड इन लाइफ। सक्सीड है कामयाब होना, जिंदगी में कामयाब होने के लिए। अंतिम खंड है दीज ईयर्स डिटरमिन। डिटरमिन का अर्थ है निर्धारित करना, यही वर्ष निर्धारित करते हैं द चाइल्ड सर्वाइवल। सर्वाइवल मीन्स आप जीवित रहें, बने रहें, आपका अस्तित्व रहे, एंड थ्राइविंग इन लाइफ। थ्राइविंग का अर्थ है तरक्की करना, फलना फूलना इन लाइफ, एंड ले द फाउंडेशंस। ले द फाउंडेशन का अर्थ हुआ नींव रखना या फिर बुनियाद रखना, फॉर हिज और हर लर्निंग, उसके लड़का हो चाहे लड़की, उसकी सिखलाई के लिए, एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक का अर्थ है परिपूर्ण या समग्र, तो उसका पूर्ण विकास हो सके। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि किसी बच्चे के शुरुआती जो वर्ष होते हैं जीवन के वो कितने महत्वपूर्ण हैं, और उसके लिए एक संस्था ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में ये एक छोटा सा पैसेज है जिसके खंडों को हमें रीअरेंज करना है। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो है सबसे पहले P और फिर सेगमेंट्स S, R और Q। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी खंड होगा P। द अर्लीस्ट ईयर्स ऑफ अ चाइल्ड्स लाइफ आर क्रिटिकल। किसी बच्चे के जीवन के शुरुआती वर्ष अति महत्वपूर्ण होते हैं। अगला खंड होना चाहिए S। दीज ईयर्स, जो अर्ली ईयर्स हैं, डिटरमिन, ये निर्धारित करते हैं द चाइल्ड सर्वाइवल एंड थ्राइविंग इन लाइफ। ये जो शुरुआती साल है यही बच्चे के कि वो जीवित रहे, सर्वाइव करे और ज़िंदगी में फले फूले तरक्की करे, ये वर्ष ही निर्धारित करते हैं। ले द फाउंडेशंस, और नींव रखते हैं उसके लर्निंग, उसके सिखलाई के, एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, उसके परिपूर्ण या समग्र विकास की नींव रखते हैं। अगला सेगमेंट एस के उपरांत होगा आर। इट इज़ ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स, ये शुरुआती सालों में होता है, द चिल्ड्रन डेवलप द कॉग्निटिव, बौद्धिक, फिजिकल, शारीरिक, सोशल, सामाजिक एंड इमोशनल स्किल्स, कौशल विकसित होते हैं, उनमें बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक, दैट दे नीड टू सक्सीड इन लाइफ, जिनकी उनको ज़रूरत होती है ज़िंदगी में कामयाबी के लिए। और अंतिम खंड मात्र क्यों ही हो सकता है। दिस इज़ वाई एन एस्टैब्लिशमेंट हैज़ बीन क्रिएटेड, इसीलिए एक संस्थान बनाया गया है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन दीज क्रूशल ईयर्स, जिसका नाम है ECCE। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेगमेंट P, उसके उपरांत S, R तथा Q। इसी क्रम में हमारा आंसर होगा ऑप्शन B, P, S, R, Q। अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87 निर्देश है चूज द ऑप्शन दैट इज करेक्ट इन डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमें मिला है डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य, हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसे सही तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलता हो। तो पढ़ते हैं, राहुल आस्क्ड अस, राहुल ने हमसे पूछा, कोट, आर यू गोइंग टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट ईयर, एंड ऑफ द कोट। हमें मिला है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य जो कि इंटेरोगेटिव प्रकार का है या प्रश्नवाचक प्रकार का है। सबसे पहले विद्यार्थी ऐसे वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब पर ध्यान दें। रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड पास्ट टेंस में है, तो इसका अर्थ हुआ डायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो वाक्य के टेंस में परिवर्तन होगा। राहुल ने हमसे पूछा, कोट, आर यू गोइंग टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट ईयर, एंड ऑफ द कोट। विद्यार्थी ध्यान दें, डायरेक्ट स्पीच के वाक्य का टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रकार है इंटेरोगेटिव। इस सारे आलोक में हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो वी वर गोइंग और नेक्स्ट ईयर होगा द फॉलोइंग ईयर। हमारा आंसर इस सारे आलोक में मात्र ऑप्शन ए हो सकता है। राहुल आस्क्ड अस, राहुल ने हमसे पूछा,
कंजंक्शन हुआ इफ, क्योंकि ये एक इंटेरोगेटिव वाक्य है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, तो इफ अथवा वेदर चाहिए था। राहुल आस्क्ड अस इफ वी वर गोइंग। विद्यार्थी ध्यान दें, वर वी गोइंग नहीं होगा। जब भी हम डायरेक्ट स्पीच के इंटेरोगेटिव वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो वाक्य की रचना असर्टिव होती है, साधारण वाक्य जैसी होती है, इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक नहीं। इफ वी वर गोइंग टू न्यूयॉर्क द फॉलोइंग ईयर। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। ऑप्शन बी गलत क्यों है? राहुल आस्क्ड, यहां पर ऑब्जेक्ट अस गायब है और उसके उपरांत आरवी भी नहीं होना चाहिए था। ऑप्शन सी कहता है राहुल आस्क्ड अस इफ, यहां तक ठीक है। वी शैल गो नहीं, हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य मिला था, हमें इसे बदलना था पास्ट कंटिन्यूअस में। और अंतिम ऑप्शन डी कहता है राहुल आस्क्ड अस इफ वर वी गोइंग नहीं। रचना असर्टिव साधारण वाक्य जैसी होनी चाहिए थी। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88 निर्देश है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द ब्रैकेटेड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस टू करेक्ट इट। नीचे दिए गए वाक्य में एक ब्रैकेटेड सेगमेंट है, एक खंड है जो ब्रैकेट्स में है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसे सही ऑप्शन से रिप्लेस करके वाक्य को ठीक कर सके। तो पढ़ते हैं, चेक ऑल द पाइप वर्क कनेक्शंस। विद्यार्थी ध्यान दें, पाइप वर्क कनेक्शंस का अर्थ है पाइप फिटिंग्स, स्पेशली विशेषकर फॉर मीगर लीक्स दैट ऑफन गो अननोटिस्ड। अननोटिस्ड है जिन पर ध्यान ही नहीं जाता। विद्यार्थी ध्यान दे, शब्द मीगर का शाब्दिक अर्थ है बहुत अल्प या जरा सा, इंग्लिश में स्कैंटी या मिजली या इनएडिक्वेट। विद्यार्थी इस बिंदु पर विशेष ध्यान दे, हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। और ऐसा क्यों, इस पर भी ध्यान दे। मीगर लीक्स नहीं, स्पेशली फॉर स्मॉल लीक्स दैट ऑफन गो अननोटिस्ड। तो आप पाइप फिटिंग्स पर ध्यान दें या पाइप वर्क कनेक्शंस पर ध्यान दें, खासकर छोटी छोटी लीक्स के लिए जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, जिनसे पानी बहता रहता है, निकलता रहता है। ब्रैकेटेड सेगमेंट गलत क्यों है? मीगर का अर्थ है अल्प या जरा सा, ये मात्रा का शब्द है। जैसे कम बरसात हुई तो मीगर रेनफॉल, कम इनकम है तो मीगर इनकम। जबकि लीक्स मात्रा नहीं, साइज का शब्द होना चाहिए इसके साथ। स्मॉल लीक्स छोटी छोटी लीक्स जिन पर नजर नहीं जाती है। अन्य ऑप्शंस को इग्नोर ना करें तो उन पर भी एक नजर कर लेते हैं। ह्यूज का अर्थ है बहुत बड़ी, अगर बहुत बड़ी लीक्स है तो अननोटिस्ड क्यों होंगी? ओल्ड लीक्स नहीं, हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है, मीगर लीक्स के स्थान पर स्मॉल लीक्स। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89, एक बार फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न मिला है, तो पढ़ते हैं। वन हु इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का अर्थ है आकर्षण का केंद्र। तो ऐसा व्यक्ति जो सबके आकर्षण का केंद्र हो कहलाता है साइनोशुअर। अगर आप साइनोशुअर हैं तो सभी नजरें आप पर पड़ती हैं, आप सबके आकर्षण का केंद्र हैं। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन बी एक्सपोजर का अर्थ है अनावरण या किसी चीज को खुले में लाना। जैसे आपकी स्किन को अगर सन का एक्सपोजर मिला है तो धूप आपकी स्किन पर पड़ रही है, वैसे एक्सपोजर का एक अन्य लोकप्रिय अर्थ है किसी प्रकार का अनुभव। अगर आपको कहीं एक्सपोजर मिला है तो उस प्रकार के काम आदि का अनुभव मिला है। ऑप्शन सी कॉनसर। विद्यार्थी इसके उच्चारण पर भी ध्यान दें, शब्द का उच्चारण है कॉनसर, कॉनसर। कॉनसर का अर्थ है किसी चीज का, किसी फील्ड का पारखी। जैसे सामान्यतः संगीत का या फिर खाने पीने के किसी स्वाद का, किसी चीज का पारखी हो तो उसे कहते हैं कॉनसर। और अंतिम ऑप्शन सेंशर डी का अर्थ है तीव्र निंदा या आलोचना करना। हमारा आंसर ऑप्शन ए साइनोशुअर ही होगा। आगे सवाल संख्या 90, हमें मिला है एक मुहावरा, एक इडियम। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसका सही अर्थ देता हो। इडियम है अपील टू सीजर। विद्यार्थी ध्यान दें, सीजर गुजरे जमाने में रोम के शासक को कहा जाता था। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, चूंकि सीजर सबसे बड़ा पदाधिकारी था, शासक था। तो अपील टू सीजर का अर्थ है जब आप अपना निवेदन, अपनी अपील सबसे बड़े अधिकारी या प्राधिकरण को देते हैं। हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी, अपील टू द हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है टू लिव इन अ फॉल्स रियलिटी, झूठी सच्चाई या वास्तविकता में जीना, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी कहता है एन अथॉरिटी गिवन टू अ फूलिश पर्सन, किसी मूर्ख व्यक्ति को दिया गया कोई अथॉरिटी या अधिकार, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी कहता है टू एक्सपेक्ट, उम्मीद करना, गुड फ्रॉम अ रॉन्ग पर्सन, बुरे आदमी से अच्छे की उम्मीद करना, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर होगा टू अपील टू द हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी, सबसे बड़े प्राधिकरण या व्यक्ति या संस्था आदि को अपनी अपील देना, निवेदन करना, गुहार लगाना। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91, निर्देश मिला है सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक्टिव वॉइस का एक वाक्य मिला है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसे ठीक तरीके से पैसिव वॉइस में बदलता हो। वाक्य है द मैनेजर लॉस्ट द लेटर। विद्यार्थी ऐसे वाक्यों में सबसे पहले दिए गए वाक्य के टेंस को पहचाने। मैनेजर के साथ वर्ब की सेकंड या पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है लॉस्ट। वाक्य का टेंस हुआ सिंपल पास्ट।
इस स्थिति में हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो द लेटर वॉज लॉस्ट। द लेटर वॉज लॉस्ट हमारा आंसर होगा मात्र ऑप्शन बी, द लेटर वॉज लॉस्ट बाय द मैनेजर। मैनेजर द्वारा लेटर या पत्र खो दिया गया। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है द लेटर वॉज लूज, नहीं, लॉस्ट होना चाहिए, ये लूज तो ढीला है, खोने वाला लूज होता है LOSE, पूरी तरह से गलत। ऑप्शन सी कहता है द लेटर वॉज लॉस, नहीं। ऑप्शन डी कहता है द लेटर वॉज लूज, फर्स्ट नहीं, वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म चाहिए थी। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92 फिर से निर्देश है, दी गई इडियम का अर्थ बताएं। ऑल बार्क एंड नो बाइट। ऑल बार्क एंड नो बाइट का अर्थ होता है एक ऐसी स्थिति जहां कोई आदमी बहुत डरा तो रहा है, अर्थात भौंक रहा है किंतु काट नहीं रहा, मीन्स गरज रहा है पर बरस नहीं रहा। हमारा आंसर होगा फुल ऑफ टॉक बट लो ऑन एक्शन। बहुत बातें तो बहुत है पर कोई एक्शन नहीं है, उसका क्रियान्वयन नहीं है। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, नहीं। ऑप्शन बी समवन हु स्टिक्स टू हिज वर्ड। वर्ड का अर्थ यहाँ वचन से है, ऐसा व्यक्ति जो अपने वादे पर टिका रहता है, बिल्कुल नहीं। एक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन मियर वर्ड्स। विद्यार्थी ध्यान दें, मियर का अर्थ है मात्र, तो जो किसी व्यक्ति के शब्दों से उसके एक्शंस ज़्यादा पावरफुल होते नहीं। ऑल बार्क एंड नो बाइट, जैसे हम कहते हैं ही इज़ ऑल बार्क एंड नो बाइट, इसका मतलब वो बोलता बहुत है, करता वैसा नहीं है। वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है या धमकियां देता है, जैसी भी स्थिति हो, पर क्रियान्वयन कुछ भी नहीं है। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 93 निर्देश है सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। नीचे दिए गए ऑप्शंस में हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग गलत है। हमारा आंसर निसंदेह ऑप्शन बी होगा। शब्द इंजेन्युअस की स्पेलिंग में एन के उपरांत यू भी होना चाहिए था। सही स्पेलिंग होगी INGENUOUS। इंजेन्युअस का अर्थ है भोला भाला। जो मन का भोला है, आसानी से भरोसा कर लेता है, जिसे आसानी से बुद्धू बनाया जा सकता है, उसे अंग्रेजी में कहते हैं इंजेन्युअस या नाइव। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। इनइमिकल का अर्थ है प्रतिकूल या अनफेवरेबल। इनोक्यूअस का अर्थ है हानि रहित या फिर हार्मलेस। और अंतिम ऑप्शन इनवल्नरेबल का अर्थ है जो पूरी तरह से सुरक्षित है, जिसमें कोई ऐसी कमजोरी नहीं है जिससे उसे चोट पहुंचाई जा सके, क्योंकि वल्नरेबल का अर्थ है जो आसानी से चोटिल हो सकता है, घायल हो सकता है या नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो अगर कोई चीज़ इनवल्नरेबल है, कोई व्यक्ति इनवल्नरेबल है, तो पूरी तरह से सुरक्षित है, उसे आसानी से कोई नुकसान चोट आदि नहीं हो सकती। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 94 निर्देश है प्रश्न शब्द का एंटोनिम या विलोम शब्द बताएं। प्रश्न शब्द है प्रैग्मैटिक। प्रैग्मैटिक का अर्थ है व्यावहारिक या प्रैक्टिकल। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए इम्प्रैक्टिकल या अव्यावहारिक। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। सेंसिबल का अर्थ है समझदारीपूर्ण, रीजनेबल या फिर वाइज, तो समझदारीपूर्ण या वाइज। ड्रिवल का अर्थ है नॉनसेंस, फिजूल की बातचीत या बकवास। और अंतिम ऑप्शन सिस्टमैटिक का अर्थ है नियमवत। हमारा आंसर ऑप्शन ए इम्प्रैक्टिकल ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 95 एक बार फिर से वही निर्देश है प्रश्न शब्द का एंटोनिम या विलोम शब्द बताएं। हमारा प्रश्न शब्द है इनकोएट। क्वेश्चन वर्ड इनकोएट का अर्थ है बिगिनिंग टू डेवलप, मीन्स जो प्रारंभिक अवस्था में जो विकसित हो रहा है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी मच्योर, जिसका अर्थ है परिपक्व, जो पूरी तरह से विकसित हो चुका है। तो इनकोएट हुआ जो विकसित हो रहा है प्रारंभिक अवस्था में, और मच्योर हुआ परिपक्व, पूरी तरह से विकसित। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए फॉर्मलेस का अर्थ है आकार विहीन, जिसका कोई निश्चित आकार आदि ना हो। आर्टलेस का अर्थ है भोला भाला या सीधा साधा, जो आसानी से भरोसा कर लेता हो। विद्यार्थी ध्यान दें, थोड़ी देर पहले हमने सीखा था नाइव और इंजेन्युअस, जिनका अर्थ था सीधा साधा, भोला भाला, आसानी से भरोसा करने वाला। वे दोनों ही शब्द प्रश्न इस शब्द आर्टलेस के सिनोनिम्स है। और अंतिम ऑप्शन आर्टिकुलेट का अर्थ होता है जो बहुत सुस्पष्ट तरीके से अपनी बात रख सकता हो। इंग्लिश में सिनोनिम्स हो सकते हैं फ्लुएंट या फिर एलोक्वेंट। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन डी ही होगा, क्योंकि मच्योर है परिपक्व, और इनकोएट है जो विकसित हो रहा है, प्रारंभिक स्थिति में है। भोला भाला या नाइव भी नहीं, फॉर्मलेस भी नहीं, आर्टिकुलेट भी नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही होगा। आगे बढ़ते हुए
अंतिम 5 प्रश्न हमें मिला है क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स का एक समुच्चय जिसे हल करने की विधि से आप बखूबी वाकिफ हैं। पहले दिए गए क्लोज टेस्ट को पढ़ें, पहली बार में से हल करने की चेष्टा ना करें। सो पैसेज को पढ़ें, समय का अभाव हो, समय कम हो, समय नाकाफ़ी हो तो आधा पैसेज पढ़ें, उसके उपरांत उसे हल करें और हमेशा याद रखें ब्लैंक्स के आगे तक पढ़ें। तो पढ़ते हैं, डेटा डैश द पायनियर स्पेसक्राफ्ट ऑफ नासा। विद्यार्थी ध्यान दें, नासा अथवा कई जगह नैसा भी प्रोनाउंस किया जाता है, अमेरिका की एक शीर्ष संस्था है जिसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसे हमारे देश में इसरो है, अमेरिका में अंतरिक्ष के अनुसंधान की शीर्ष संस्था है नासा या नैसा। अपेरेंटली का अर्थ है प्रत्यक्षतः, ऊपरी तौर पर या प्रत्यक्षतः। प्रूव द थियरी, थियरी का अर्थ है सिद्धांत। दैट द हाई सरफेस टेम्परेचर, सरफेस है सतह का, टेम्परेचर है तापमान, और वीनस, वीनस है शुक्र ग्रह, इज डैश टू एन एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट। एटमॉस्फेरिक का अर्थ है वातावरणीय या वायुमंडलीय। ग्रीन हाउस इफेक्ट आप जानते हैं किसी स्थान का बहुत गर्म होना, अक्सर कार्बन डाइऑक्साइड या ऐसी गैसेस के कारण जब तापमान बहुत बढ़ जाता है किसी स्थान का, उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। कॉज्ड मेनली बाई अ ब्लैंकेट, ब्लैंकेट का अर्थ यहाँ है आवरण से, of carbon dioxide. Such a greenhouse dash is created when energy in the form of sunlight easily passes. इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि अमेरिका की शीर्ष अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था नासा या नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने वीनस या शुक्र ग्रह के बारे में अपना अध्ययन दिया है कि वहाँ का तापमान इतना अधिक क्यों है, वहाँ एक ग्रीन हाउस इफेक्ट है। अब हम इसे हल कर सकते हैं, तो फिर से पढ़ते हैं। डेटा डैश द पाइनियर स्पेसक्राफ्ट, डेटा फ्रॉम, डेटा का अर्थ है आंकड़े या जानकारियां जो मिली हैं पाइनियर स्पेसक्राफ्ट से ऑफ नासा। अपेरेंटली प्रत्यक्षतः या प्रत्यक्ष तौर पर प्रूफ साबित करती हैं, या वो आंकड़े साबित करते हैं, वो डेटा प्रूव करते हैं दैट द थियरी के सिद्धांत, दैट द हाई सरफेस टेम्परेचर, जो बहुत उच्च जो सतही वहाँ तापमान है, और वीनस, वीनस है शुक्र ग्रह का। आगे बढ़ने से पहले अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। डेटा थ्रू नहीं हो सकता, थ्रू का अर्थ होता है कहीं से होकर, जैसे थ्रू द वॉल। अक्रॉस, एक पार से दूसरी पार नहीं, ऑन भी नहीं, हमारा आंसर फ्रॉम ही हो सकता है। डेटा फ्रॉम, प्रेपोजिशन फ्रॉम है किसी स्थान से प्राप्त आंकड़े या डेटा या जानकारी। आगे बढ़ते हुए पुनः पढ़ते हैं, हाई सरफेस टेम्परेचर ऑफ वीनस इज डैश टू एन एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू। विद्यार्थी ध्यान दें, हमें मिला है टू ब्लैंक के उपरांत, तो ड्यू टू का अर्थ हुआ के कारण। तो जो वहाँ सतह का उच्च तापमान है शुक्र ग्रह पर, वो किस कारण है, ड्यू टू का अर्थ होता है के कारण। एन एटमॉस्फेरिक, जो वायुमंडलीय वातावरणीय ग्रीन हाउस इफेक्ट है, उसके कारण है। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। अंडरस्टूड का अर्थ है समझा गया, अंडरस्टैंड की पास्ट फॉर्म है। बिकॉज आप जानते हैं क्योंकि हमें टू मिला है तो बिकॉज टू नहीं हो सकता, ड्यू टू हो सकता है। कॉज का अर्थ है कारण, हमारा आंसर ड्यू ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए, इज ड्यू टू एन एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉस्ट, जो कि हुआ है, जिसका कारण क्या है, मेनली बाई अ ब्लैंकेट, ब्लैंकेट का अर्थ है आवरण, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आवरण है। सच अ ग्रीन हाउस डैश, सच अ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऊपर भी दिया है ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसका अर्थ है किसी जगह के तापमान में बहुत ज़्यादा वृद्धि, जिससे कि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए। सच अ ग्रीन हाउस इफेक्ट is created when energy in the form of sunlight। आगे बढ़ने से पहले अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। अफेक्ट का अर्थ है प्रभावित करना, हमें चाहिए इफेक्ट। डिस्प्लेसमेंट का अर्थ है विस्थापन, किसी चीज़ को उस जगह से हटाया जाना, विस्थापन। और कॉन्टूअर का अर्थ है बाह्य रेखा या परिरेखा। हमारा आंसर ऑप्शन डी इफेक्ट ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः, सच अ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज क्रिएटेड व्हेन एनर्जी, ऊर्जा, इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट पास इजीली पासिस थ्रू, थ्रू का अर्थ है से होकर। थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था कि ऊर्जा जो है वो सूरज की रोशनी के रूप में जो प्राप्त होती है, वो आसानी से पास थ्रू करती है, गुजर जाती है अ प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर है वायुमंडल या वातावरण। अन्य ऑप्शंस को देख लेते हैं। अवे आप जानते हैं दूर, पास अवे तो मर जाने, गुजर जाने से, वो अर्थ नहीं हो सकता। दो का अर्थ है हालांकि, ओवर भी नहीं हो सकता। हमारा आंसर होगा मात्र ऑप्शन ए, पासिस थ्रू। आगे बढ़ते हुए,
पासेस थ्रू अ प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर, किसी ग्रह के वायुमंडल से गुजरती है। वार्म्स, गर्म करती है, इट्स डैश, इट्स सरफेस, और गर्म कर देती है उसकी सतह को। एंड इज कन्वर्टेड, और तब्दील हो जाती है, बदल जाती है या बदली जाती है, टू हीट रेडिएशन। हीट है गर्म, रेडिएशन है विकिरण, तो उसके सतह को गर्म करती है और वहाँ गर्म जो है विकिरण हो जाता है, रेडिएशन हो जाता है। दैट इज देन हेल्ड इन बाय द एटमॉस्फेयर, जिसको फिर पकड़ लेता है एटमॉस्फेयर, मीन्स एटमॉस्फेयर में वो रह जाती है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक वो गर्मी जो है रेडिएशन के रूप में वायुमंडल में रह जाती है। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। वॉल से दीवारें, सेंटर केंद्र, और वाटर है जल। हमारा आंसर होगा सरफेस। सो ये था आपका एनालिसिस पेपर 844 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। अच्छे असर के लिए वीडियो को फिर से देखें, वीडियो में सिखाए गए नियमों को लिखें, उनका अभ्यास करें, और वीडियो में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें, याद करें, और बहुत बेहतर होगा उन शब्दों, उन इडियम्स का प्रयोग अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें। सो कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।